गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम धोरिया, गुरुग्राम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 PLM श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर अनुशासन एवं विषय बोध जो कि हमारा 5वां पेपर रहेगा, इसके अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है वह है अनुशासन के प्रकार। इससे पिछले वीडियो में हमने अनुशासन क्या है, इसके अर्थ, परिभाषाएं, साधन, अनुशासन स्थापना के सिद्धांत आदि की जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज के इस वीडियो में हम अनुशासन के प्रमुख प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अनुशासन का अर्थ है अपनी भावनाओं और शक्तियों को नियंत्रण के अधीन करना। अपनी भावनाओं और शक्तियों को नियंत्रण के अधीन करना, जिससे कि अव्यवस्था के स्थान पर व्यवस्था कायम की जाती है। आज अनुशासन का जो अर्थ है थोड़े व्यापक रूप में लिया जाता है। इसमें आंतरिक प्रेरणा, आत्म नियंत्रण, आत्म संयम और बाह्य व्यवहार सब कुछ आता है। तो इसे इस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं कि अपने वास्तविक रूप में अनुशासन मनुष्य की अपने वास्तविक रूप में अनुशासन मनुष्य की आंतरिक भावना, आत्म नियंत्रण की शक्ति का समाज सम्मत आचरण। आत्म नियंत्रण की शक्ति का समाज सम्मत आचरण, इन सब का योग है समाज सम्मत आचरण, इन सब का योग है। अपने वास्तविक रूप में जो अनुशासन है मनुष्य की आंतरिक भावना, आत्म नियंत्रण की शक्ति का समाज सम्मत आचरण, इन सब का योग माना जाता है। तो आइए अब देखते हैं अनुशासन के प्रकार। अनुशासन के प्रकार नंबर पहला जैसा कि है दमनात्मक अनुशासन। दूसरा है प्रभावात्मक अनुशासन। तीसरा मुक्त्यात्मक अनुशासन। अनुशासन के ये 3 प्रमुख प्रकार बताए गए हैं। दमनात्मक अनुशासन के अंतर्गत संक्षेप में, इसके अंतर्गत अनुशासन स्थापित करने के लिए दंड का प्रयोग किया जाता है। प्रभावात्मक अनुशासन के अंतर्गत छात्र छात्राएं अपने आदर्श गुरुओं की जीवन शैली को अपनाते हैं और उनके प्रभाव के परिणाम स्वरूप अनुशासन स्थापित रखा जाता है। इसी प्रकार मुक्त्यात्मक अनुशासन में छात्र छात्राओं को स्वतंत्रता
अनुशासन की संज्ञा दी गई है। तो आइए अब इसके बारे में विस्तार से प्रकाश डालते हैं कि दमनात्मक अनुशासन, प्रभावात्मक अनुशासन, मुक्त्यात्मक अनुशासन क्या है, इनकी क्या क्या अच्छाइयाँ और कमियाँ रही हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 है दमनात्मक अनुशासन। नंबर 1 दमनात्मक अनुशासन। तो बच्चों में इस समाज सम्मत आंतरिक प्रेरणा और बाहरी आचरण के विकास के लिए कुछ विद्वान दंड को प्राथमिकता देते हैं, तो कुछ विद्वान शिक्षकों के अनुकरणीय व्यवहार पर विद्यालयों की परिपाटी की बात करते हैं, तो कुछ बच्चों को विचार एवं आचरण की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देने पर बल देते हैं। तो इस आधार पर दमनात्मक, प्रभावात्मक और मुक्त्यात्मक अनुशासन के बारे में चर्चा की गई है। इस आधार पर अंग्रेज विद्वान जॉन एडम ने अनुशासन में भेद स्थापित किया और इसे 3 भागों में बांटा। दमनात्मक अनुशासन, नंबर 2 प्रभावात्मक अनुशासन और नंबर 3 मुक्त्यात्मक अनुशासन। सबसे पहले दमनात्मक अनुशासन। पाश्चात्य देशों में प्राचीन काल में अधिकांश जो शिक्षक थे अपनी आज्ञा का पालन करने के लिए शक्ति का प्रयोग किया करते थे, अर्थात दंड का प्रयोग करते थे। दमनात्मक अनुशासन कहलाता है। छात्रों पर अनुशासन स्थापित करने के लिए शिक्षकों द्वारा दंड का प्रयोग करना दमनात्मक अनुशासन कहलाता है। उस समय विद्यालय के नियम भी काफ़ी कठोर होते थे, जिनका पालन बच्चों से जबरदस्ती करवाया जाता था। गुरुकुल में पहले शिक्षा प्रदान की जाती थी। छात्रों को संयमित जीवन बिताते हुए अनुशासन में रहकर गुरुओं से शिक्षा प्राप्त करनी होती थी। जो कोई छात्र नियम परंपरा तोड़ता था तो गुरुओं के द्वारा उन्हें कठोर दंड दिया जाता था। तो इस प्रकार दंड की व्यवस्था गुरुओं के द्वारा की गई थी। आज भी इस प्रकार के विद्यालयों और शिक्षकों का अभाव नहीं है, जहाँ पर दंड व्यवस्था के माध्यम से कक्षा कक्ष या विद्यालय में अनुशासन की स्थापना की जाती है। आज भी विद्यालयों के अंदर छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए दंड का प्रयोग आज भी अध्यापकों के द्वारा किया जाता है। अतः बच्चों की मूल प्रवृत्तियों, रुचियों, रुझानों का दमन करके उनसे वांछित आचरण कराने को एडम महोदय ने इसे दमनात्मक अनुशासन की संज्ञा दी है। अर्थात अनुशासन स्थापित करने के लिए गुरुओं के द्वारा दंड का प्रयोग करना दमनात्मक अनुशासन कहलाता है। परंतु दमनात्मक अनुशासन के अंतर्गत कुछ कमियां नहीं हैं, जिसके कारण दमनात्मक अनुशासन को आज अच्छा नहीं माना जाता है और प्रजातांत्रिक युग में आजन का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। दमनात्मक अनुशासन के दोष कुछ इस प्रकार से रहे हैं। पहला है, अधिक दंड देने से शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की क्षति होती है। अधिक दंड देने से शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की क्षति होती है। शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की क्षति होती है।
अधिक धन देने से शारीरिक और मानसिक दोनों ही प्रकार की क्षति होती है। प्रथम, प्रायः बच्चों के अंग भंग हो जाते हैं। कान पर चांटा मार देने से कानों के पर्दे तक फट जाते हैं। आँख की रोशनी भी जा सकती है। कभी कभी कान पर थप्पड़ लगाने से छात्र बहरे भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार दमनात्मक अनुशासन की आलोचना इस आधार पर की गई है कि अधिक दंड देने से शारीरिक और मानसिक दोनों ही प्रकार की क्षति छात्रों को होती है। दूसरी दोष इसका है कि बच्चों की इच्छाओं का दमन करने से उनमें मानसिक ग्रंथियां बन जाती हैं। बच्चों की इच्छाओं का दमन करने से उनमें बच्चों की इच्छाओं का दमन करने से उनमें मानसिक ग्रंथियां बन जाती हैं और वे मानसिक ग्रंथियां बन जाती हैं। मानसिक ग्रंथियां बन जाती हैं और वे मानसिक ग्रंथियां बन जाती हैं और वे मानसिक रोगों के शिकार हो जाते हैं मानसिक रोगों के शिकार तक हो जाते हैं। मानसिक रोगों के शिकार तक हो जाते हैं। तो मानसिक रोगों से ग्रसित बच्चों में वांछनीय व्यवहार की आशा नहीं की जा सकती है। इसके अलावा मानसिक रोग छात्रों के शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं। मानसिक रोग छात्रों के शारीरिक स्वास्थ्य को भी काफ़ी प्रभावित करते हैं। अतः दमनात्मक अनुशासन को अच्छा नहीं माना गया है। तीसरी बात, दंड के भय से हम बच्चों अथवा प्रौढ़ों को अमान्य व्यवहार करने से रोक तो सकते हैं। दंड के भय से हम बच्चों अथवा प्रौढ़ों को अमान्य व्यवहार करने से रोक तो सकते हैं, उनसे मान्य व्यवहार भी करवा सकते हैं, लेकिन उनमें मान्य व्यवहार करने की अंतिम प्रेरणा उत्पन्न नहीं कर सकते। इस प्रकार के अनुशासन में छात्र बाहरी रूप से व्यवस्थित अवश्य रहते हैं। इस प्रकार के व्यवहार से छात्र बाहरी रूप से व्यवस्थित जरूर रहते हैं, परंतु आंतरिक रूप से उन्हें इसके द्वारा व्यवस्थित नहीं रखा जा सकता। है। अर्थात दमनात्मक अनुशासन के द्वारा हम व्यवहार से छात्रों को बाहरी रूप से व्यवस्थित अवश्य रख सकते हैं, परंतु आंतरिक रूप से उन्हें इसके माध्यम से व्यवस्थित नहीं रखा जा सकता। बाहरी रूप से नियम पालक, आज्ञाकारी और मान्य व्यवहार
करने वाले छात्र जो हैं दंड की उपस्थिति में एक विद्रोही का रूप भी धारण कर सकता है। इसी प्रकार नेक्स्ट है, इस प्रकार के अनुशासन में छात्र यंत्र चलित ढंग से कार्य करते हैं। इस प्रकार के अनुशासन में जो छात्र हैं यंत्र चलित ढंग से कार्य करते हैं, उनमें स्वयं सोचने, स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता का जो विकास है वह नहीं हो पाता है। इसके अलावा भय के कारण छात्रों की व्यष्टिक रुचियों और शक्तियों का विकास भी संभव नहीं है। उनके व्यष्टिक विकास में अवरोध उत्पन्न होता है, उनमें नेतृत्व शक्ति नहीं आ पाती, वे दास भावना के शिकार हो जाते हैं और कठपुतली की भांति दूसरों के इशारों पर कार्य करते हैं। तो इस प्रकार दमनात्मक अनुशासन को अच्छा नहीं माना गया है। इसके अलावा लोकतांत्रिक पर्यावरण में दंड विधान मान्य नहीं है। लोकतांत्रिक पर्यावरण में दंड विधान मान्य नहीं है। लोकतांत्रिक पर्यावरण में दंड विधान आज मान्य नहीं है। हक्सले महोदय का विचार है कि यदि आपका लक्ष्य स्वतंत्र और प्रजातंत्र समाज स्थापित करना है तो नागरिकों को स्वानुशासन और स्वतंत्र रूप से शिक्षा प्रदान की जाए, अर्थात दंड को महत्व न दिया जाए, बल्कि छात्रों को सब अनुशासन के लिए ही प्रेरित किया जाए, जिससे कि छात्र स्वयं अनुशासन में रहना सीख ले, उसमें आत्म नियंत्रण, आत्म संयम की भावना विकसित हो पाए। तो जहाँ तक संभव हो दंड का बहिष्कार ही करना चाहिए और प्रेम, सहयोग, सद्भावना पर आधारित जो व्यवस्था है वह कक्षा कक्ष और विद्यालय में स्थापित की जानी चाहिए। इस प्रकार दंड क्रिया के उपयुक्त दुष्परिणाम जानने के बाद कुछ शिक्षा शास्त्री इसकी आवश्यकता पर बल भी देते हैं। इनका कहना है कि मनुष्य जन्म से पाशविक प्रवृत्तियां लेकर पैदा होता है। इनका कहना है कि मनुष्य जन्म से ही कुछ पाशविक शक्तियां लेकर पैदा होता है। शिक्षा के द्वारा ही हम उनका उदात्तीकरण करते हैं, परंतु कभी कभी स्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाती है कि कुछ जो बच्चे हैं मूल प्रवर्तनात्मक व्यवहार तक सीमित रहते हैं। ऐसी स्थिति में दंड विधान काफ़ी सहायक सिद्ध होता है। बच्चों को पाशविक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखने के लिए उद्देश्य से ही दंड की आवश्यकता अनुभव की जाती है। यही कारण है कि आज भी विद्यालयों में कहीं न कहीं दंड के माध्यम से कक्षा कक्ष में अनुशासन स्थापित किया जाता है। तो यह अनुशासन स्थायी नहीं होता है। इससे छात्रों में भय आतंक का माहौल उत्पन्न होता है और फिर वे विद्यालय जाने से भी घबराने लगते हैं। यहाँ तक कई बार छात्र उद्दंड होकर शिक्षकों के प्रति विद्रोह की भावना तक उतर आते हैं और फिर विद्यालय में तोड़फोड़ जैसी घटनाएं करने लगते हैं और हड़ताल तक करवा देते हैं। तो इस प्रकार दंड के माध्यम से छात्रों में शिक्षक के प्रति आक्रोश की भावना घर कर जाती है। तो इस प्रकार जहाँ तक संभव हो सके दंड को महत्व नहीं देना चाहिए।
कुछ विद्वानों का मत है कि धन के भय के अभाव में हम सामाजिकता का विकास कर ही नहीं सकते हैं। कुछ विद्वानों का ऐसा भी मानना है कि धन के भय के अभाव में हम सामाजिकता का विकास नहीं कर सकते हैं, अर्थात बिना धन के दिए समाज में व्यवस्था स्थापित नहीं की जा सकती। यही कारण है कि हमारे समाज के कानून द्वारा अपराध प्रवृत्ति को रोकने के लिए धन को प्राथमिकता दी गई है। दंड के रूप में आर्थिक जुर्माना या जेल तक हो सकती है। हमारी दृष्टि से यह उनका भ्रम है कि दंड की आवश्यकता तो तभी पड़ती है जब हम अन्य साधनों से यथा परिवर्तन नहीं कर पाते। तो दंड की आवश्यकता उस परिस्थिति में पड़ती है जब हम अन्य साधनों से यथास्थिति में परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। लोगों का ऐसा विचार है कि शिक्षक को डंडे की शक्ति से अपने प्रति श्रद्धा उत्पन्न करनी चाहिए। लोगों का ऐसा विचार है कि शिक्षक को डंडे की शक्ति से अपने प्रति श्रद्धा उत्पन्न करनी चाहिए, जबकि यह एक भ्रामक विचार है। दंड के बल से बच्चे शिक्षक के प्रति व्यवस्थित हो सकते हैं, परंतु उनमें श्रद्धा की भावना कभी भी उत्पन्न नहीं होगी। जो शिक्षक कक्ष में विद्यार्थियों के प्रति दंड का प्रयोग करता है, तो ऐसे शिक्षक जो है छात्रों की श्रद्धा जो है नहीं बना सकता। ऐसे जो विद्यार्थी हैं वो शिक्षक के प्रति श्रद्धा की भावना नहीं रखेंगे। दंड के भय से जरूर कक्षा में वो अनुशासन स्थापित कर लेंगे। यह विचारणीय एक विषय है। तो जहाँ तक हो सके छात्रों में सहयोग सद्भावना पूर्ण वातावरण उत्पन्न कर उनमें अनुशासन स्थापित किया जाए और दंड को बहिष्कार ही हो। दंड के प्रयोग से बच्चे शिक्षक के प्रति विद्रोह तक उतर आते हैं। आज के इस लोकतांत्रिक युग में दंड विधान को मान्यता प्राप्त नहीं है, अतः जहाँ तक संभव हो दंड का बहिष्कार किया जाए। विषम परिस्थितियों के लिए हम दंड का समर्थन जरूर करते हैं, परंतु दंड देने से पहले शिक्षक को खूब सोच विचार लेना चाहिए और दंड इस प्रकार से दिया जाए कि दंड पाने वाला जो छात्र है और अन्य सभी छात्र उसकी उपयुक्तता को स्वीकार करते हों। शिक्षक के सामने सामूहिक अनुशासनहीनता का विकराल रूप खड़ा हो सकता है, अतः इस बात से सावधान रहने चाहिए। तो इस प्रकार विषम परिस्थितियों में हम दंड विधान का समर्थन जरूर करते हैं, परंतु दंड देने से पहले एक शिक्षक को अच्छे से सोच विचार कर लेना चाहिए और दंड इस प्रकार से दिया जाना चाहिए कि दंड पाने वाला छात्र और अन्य जो सभी छात्र हैं उसकी उपयुक्तता को स्वीकार करते हैं। अन्यथा शिक्षक के सामने सामूहिक अनुशासनहीनता का एक विकराल रूप उत्पन्न हो सकता है। तो इस प्रकार परिस्थितियों को ध्यान में रखकर अच्छे से सोच विचार कर ही एक शिक्षक को कक्ष में दंड का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा जो छात्र हैं विद्रोह की भावना पर उतर आते हैं और फिर वो विद्यालय के अंदर तोड़ हड़ताल जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, इससे अव्यवस्था बढ़ जाती है। अतः दमनात्मक अनुशासन की इन आधारों पर आलोचना की गई है कि दमनात्मक अनुशासन हर स्थिति में अच्छा नहीं होता, इसमें कमियां हैं। तो इस प्रकार दमनात्मक अनुशासन के बारे में आज आपको जानकारी दे दी गई है। कल हम अनुशासन के अन्य दो प्रकार प्रभावात्मक अनुशासन, मुक्त्यात्मक अनुशासन, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रभावात्मक अनुशासन में छात्र छात्राएं अपने आदर्श गुरुओं के आचरण व्यवहार को सीखकर अपने दैनिक जीवन में व्यवहार में अपनाते हैं और अनुशासन स्थापित करते हैं, जबकि मुक्त्यात्मक अनुशासन में छात्र छात्राओं को आचरण करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, अर्थात स्वयं निर्णय ले पाए क्या सही है और क्या गलत है, अर्थात आत्म संयम आत्म नियंत्रण की भावना उनमें स्वयं ही विकसित हो पाए। इसकी जानकारी कल की वीडियो में प्राप्त करेंगे। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।